बेनिफिशियल ओनरशिप अपना आपको हसन नवाज का इंटरव्यू याद होगा, जिसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जराते हैं और इसकी बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम नवाज है। सही, ये बड़ी अफसोस की बात है, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता, इवन सियासत भी सिर्फ अपने लिए होती है, अपनी जात के लिए होती है। जो बिल हमें 30,000 आता था वो अब 1.5 लाख के करीब आ रहा है। टैक्सेस की भरमार कर दी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, क्योंकि स्प्रे से और फॉगिंग से ये जो मच्छर हैं, ये फीमेल एडीज इजिप्शियाई, वो 70 से 80% रेजिस्टेंट हो चुके हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल इन एरियाज़ में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसका नामो निशान भी नहीं हम देख रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये बोल के प्रोग्राम के बाद कोई हिलजुल हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक तरफ ऑडियो लीक्स हो रही हैं तो दूसरी तरफ जितने मुकदमात थे अब तक मुस्लिम लीग नून के लोगों पर, अहम लीडरान पर, वो भी एक एक करके ख़त्म हो रही हैं। हमने देखा इसाक डार की पाकिस्तान वापसी हुई और उसके बाद आज इवेंटफील्ड केस में मरियम नवाज की जो 7 साल की सज़ा थी उसे करदम करार दिया गया और उन्हें उस केस से बरी कर दिया गया। और उनके साथ साथ जो ज़ाहिर कैप्टन टाइट सफदर थे उनको जो 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी उनको भी बरी किया गया और उनकी जो नाअहली थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है नाज़रीन, वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। अगर ये कहा जाए कि मुल्की सियासत में सियासी ड्राई क्लीन मशीन तेज़ी से चल पड़ी है तो गलत नहीं होगा। माजी के संगीन इल्ज़ामात मुलव्वस मुल्ज़िमान तेज़ी से धुल कर निखर कर सामने आ रहे हैं। जिस स्पीड से केसेस के फैसले हो रहे हैं उनको देखते हुए तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्द ही मियां नवाज शरीफ भी तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे, जबकि मरियम तो कह ही चुकी हैं कि मियां साहब जल्दी ही वतन वापस आ जाएंगे। दूसरे जानिब पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो ऑडियो लीक से चर्चे हो रहे हैं जो कि हर जुबान पर हैं, ऐसे वक्त में ऑडियो लीक के सामने आना जब इमरान खान की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अवामी हिमायत सिर्फ इमरान खान के साथ नजर आ रही है, हुकूमत इलेक्शन करवाने से कासिर नजर आती है। क्या ऑडियो लीक्स का सामने आना महज इत्तेफाक है या फिर एक प्री प्लान सियासी गेम है? और पाकिस्तान की सियासी तारीख में ना तो ये कोई पहली ऑडियो है और ना ही कोई आखिरी ऑडियो लीक्स हैं। मगर नाज़रीन, बदकिस्मती से ये जो कुछ हो रहा है और असल मसले की निशानदही करने के बजाय उसको माजी की तरह एक मरतबा फिर सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस जो हर एतबार से मुल्क की इंतहाई हसास मकामात में से एक है, मुल्क का महफूज तरीन मकाम होना चाहिए, लेकिन जहां मुल्क के दूसरे निज़ाम जवाल का शिकार हैं वहीं डिजिटल सिक्योरिटी में मुल्क का सिक्योरिटी निज़ाम बिल्कुल नाकाम साबित हो चुका है। और इमरान खान जिन्होंने ऑडियो लीक्स पर रद्दअमल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक करके अच्छा काम किया, अब वो साइफर जिस पर ऑडियो लीक की गई उसको भी पब्लिक कर देना चाहिए ताकि कौम को तमाम साजिश का पूरा इल्म हो सके। क्या वज़ीर आज़म ऐसा करेंगे? क्या हुकूमत असल मसले तवज्जो हटाने के लिए सिर्फ इमरान खान के खिलाफ किरदार कुशी कर रही है? और पाकिस्तान की सियासत में क्या एक बार फिर लंदन से मियां साहब की एंट्री की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? और क्या इसाक डार भी जल्दी तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे? और अगर जो कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो इस सियासी सूरत हाल को देखते हुए जो तहरीक इंसाफ है उसका अगला लहे अमल क्या होगा? क्योंकि बार बार हम कि खान साहब ये कहते हैं कि जी अब जो लॉन्ग मार्च होगा वो हतमी होगा, वो आखिरी होगा और अब मैं आखिरी तारीख दूंगा, तो क्या वो देंगे या फिर वो जलसों से ही मोमेंटम को बढ़ाते रहेंगे? और क्या वो समझ चुके हैं कि इलेक्शंस अभी नहीं हो सकते? इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून है, उनको हम वेलकम कहेंगे। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आपको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन अजहर साहब से ज़रा मैं इस केस से मुतालिक ज़रा बात करना चाहूँगी। अजहर साहब, ये इवेंट फील्ड रेफरेंस ज़ाहिर जब ये पानामा आया उसी पर ये रेफरेंस बना, फिर मरियम नवाज, फिर आपको आवाज़ आ रही है अजहर साहब? आवाज़ आ रही है अजहर साहब को? अच्छा, गालिबन आवाज़ नहीं आ रही है अजहर साहब को। जब तक मैं पीजे मीर साहब से बात करती हूँ फिर जो कानूनी नुक्ता है फिर हम ज़रा उस पर अजहर साहब से बात करेंगे। लेकिन मीर साहब, अब ज़ाहिर जो कानूनी मामलात होते हैं अदालत समझती हैं कि नहीं साबित कर पाए, इस केस को साबित नहीं कर पाए, इसीलिए वो इस केस से बरी भी हो गई और कैप्टन सफदर भी बरी हो गए। लेकिन ये जो हमारा निज़ाम है जिस पर हम समझ नहीं आता कि हम क्या करें, मातम करें, क्या करें कि एक आम चोर जिसने पता नहीं चोरी की होती है या नहीं की होती है वो तो जेलों में सड़ रहा होता है, लेकिन जिन लोगों पे बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं वो साबित नहीं होते, वो आराम से बरी भी हो जाते हैं, उन पर से केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं और वो एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर निकल चुके होते हैं और इस निज़ाम में हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं। क्या करें हम इस निज़ाम का?
देखिए, हमारे मुल्क को आप कहीं ना कहीं जो क्रेडिट दें ना, हम सबसे बड़े ड्राई क्लीनर्स हैं दुनिया के अंदर। जैसे आपने कहा, आपने इल्जाम लगा दिया, उसके बाद आपने कन्विक्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने ओवरटर्न कर दी, तो इससे बड़ी ड्राई क्लीनिंग क्या है? इसके अंदर देखें, या तो आप केस वो बनाएं कि जिसके सिर या पैर हो, सही बात, आप वो केस बना जो इवेंचुअली बिल्कुल फॉल डाउन होता है। और ऑब्वियसली ये जो इन्होंने डिसीजन दिया है, किसी कानूनी तौर पे एक डिसीजन दिया होगा, अजहर वुड नो बेटर दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे जो परसेप्शन बनता है और ये मिसपरसेप्शन बनता है पाकिस्तान का, दैट योर कोर्ट्स आर एब्सोल्युटली वेस्टेड। क्योंकि देखो ना, एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपने देखना है कि आपके कोर्ट्स कर क्या रहे। नाउ एक इंस्टेंस पे आप एक संगीन जुर्म लगा देते हैं, इल्जाम क्या, आप उनको ट्राई कर देते हैं और फिर वो बदनाम होते हैं, ABCD जो मर्जी हो, और फिर उसके बाद मीडिया आप देखें क्या हाल करता है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप जाके उनको कहते हैं नहीं 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 ये ठीक नहीं है, इनको क्विट कर दो। अब ये देखें जो 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 डिफेंस होता है वो पूरी करता है और उसके है कि वो एक कानूनी एक पनाह कहीं से ले, लेकिन वो देखो उसके एक जो लॉयर है प्रोसिक्यूशन, उसको भी पता है, डिफेंस है उसको भी पता है कि सच्चाई क्या है। ट्रायल आपका पाकिस्तान में होता है जज का, ये जज इज ऑन ट्रायल, नॉट द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, दे बोथ नो कि सच्चाई क्या है। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि आपने एक इंसाफ का काम करना है, आपने वो काम करना है कि कोर्ट के ऊपर हर्फ ना आए। आज का जो केस है एग्जांपल ये मरियम सफदर का, आपने उन पे ऐसे चार्जेस लगाए कि वो लड़ती रही और आज आप कहते हैं नहीं जी वो ठीक थी, हम गलत थे पहले। ये मजाक है यार, किस किस्म का मजाक है? मेरा तो फेथ उठ जाएगा ऐसे सिस्टम के ऊपर। ऐसे ही होता है ना, फिर एक आम आदमी कहता है कि मैं क्या इंसाफ की उम्मीद रखूं, लेकिन जाहिर है जब साबित करना होता है अदालतों में कि एक शख्स ने जुर्म किया है और अगर वो साबित ना कर पाए तो फिर जाहिर अदालतें फिर बरी कर दिया करती है ना मीर साहब। ऐसा ही हुआ है ना आज केस में। जरा मैं कानूनी नुक्ता भी जान लेती हूँ, आपसे फिर दोबारा मैं बात करूंगी। अजहर साहब मुझे सुन सकते हैं? अजहर साहब, जाहिर है आप भी जानते हैं ये केस चला 2017 में, ये रेफरेंस बना, फिर 19 अक्टूबर को फर्दर जुर्म आयद होती है मरियम नवाज पर भी, कैप्टन टाइट सफदर पर भी, उसी वक्त मियाँ नवाज शरीफ पर भी होती है। मियाँ साहब को तो ज़ाहिर सज़ा सुनाई जाती है 10 साल की, वो नाअहल भी होते हैं, इनको 7 साल की सुनाई जाती है। फिर उसके बाद आज ये बरी हो जाती हैं, इस केस से बिल्कुल निकल जाती हैं। इनके जो ज़ाहिर शौहर हैं कैप्टन टाइट सफदर, वो भी इस केस से बरी हो जाते हैं। केस साबित जिसने करना था वो साबित क्यों नहीं कर पाए? फिर ये तो एक इल्ज़ाम की सूरत ही रहा ना कि जी आपने इल्ज़ाम लगाया, आज जज ने कहा कि आप साबित नहीं कर पाए, साबित तो आपको करना था। जी अजहर साहब, अजहर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, गालिबन आवाज़ नहीं आ रही। कनेक्ट कीजिए आप, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा नुक्ता है कि जब हम ये बात करते हैं कि एक GIT बनी, उसके बाद फिर ज़ाहिर रेफरेंस दायर हुआ, 2017 को रेफरेंस दायर होता है, 2017 में फर्द जुर्म आयद होती है, उसी वक्त मियाँ साहब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, फिर ज़ाहिर वो चले जाते हैं मुल्क से बाहर, और फिर मरियम साहिबा जिनकी काबिल ज़मानत होती है, वारंट गिरफ्तारी उनकी ज़मानत होती है, वो कुछ अरसे जो हैं वो जेल में रहती हैं, सज़ा जो उनको 7 साल की होती है, उसके बाद वो आपके सामने है। और फिर आज ज़ाहिर जो अपील पर समाअत हुई थी उसमें ये पूछा गया कि जी हमें तो इनसे बात ही नहीं करनी थी, मुल्ज़िमान से, मुल्ज़िमान ने थोड़ी बताना था या उन्होंने थोड़ी साबित करना था, साबित तो आपने करना था, इस केस को आप साबित कर ही नहीं पाए। तो अजहर साहब जब केस साबित नहीं कर पाते, और वो जब ये आज जस्टिस मोहसिन अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान ने थोड़ी केस साबित करना था, केस तो आपने साबित करना था, जब आप साबित ही नहीं कर पाए और आप नाकाम रहे तो हम किसी की सुनी सुनाई बात पर तो यकीन नहीं कर सकते और केस चलाते रहते। क्या कहेंगे आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया। अपने ना एक छोटी सी बात मैं अर्ज करता चलूं। मैं अमूमन इस तरह की बात करता नहीं, लेकिन जो कि नैब अब तब्दील हो चुका है, आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो बीमार हो गए, और वो एक शेर है, इसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। अच्छा, मुनसिफ से मुराद नैब ही है। अच्छा, नैब यहाँ बैठी है, नैब में जो नया तरीकाकार आ गया, जो NRO दे दिया गया, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ 2 बातें बड़ी अदब से अर्ज करूंगा। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं,
कतरी खत आया था, आप लोगों को याद था। जी जी जी। आज भी ये यानी इन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप ये मान चुके हैं, बेनिफिशियल ओनरशिप मरियम मान चुके हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिकॉर्ड के ऊपर है। ये बरी का केस तो बनता ही नहीं था, ज्यादा से ज्यादा था कि मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग के हवाले से कि अगर वैल्यूएशन नहीं हुई है, ये तो ट्रायल कोर्ट में रिमांड का केस बनता था कि निचली अदालत को दोबारा जाता, नैब उन सारे मामलात को देखती। और यानी ये तो एडमिटेड बात है ना कि अब यानी आपको याद होगा कि कतरी खत आ गए, फिर जराए कहा गया, फिर ऊंटों खच्चरों पे इन्होंने कहा कि दुबई से सऊदीया गए, दुबई से कोई चीज नहीं है, ना आज तक ना पाकिस्तानी इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में ये डाटा को अवेलेबल है। ये वो लोग हैं जो अपने वालिद साहब या दादा चौधरी शरीफ का जो बात करते थे, उनकी 1998 में आमदनी, ये रिपोर्टेड जजमेंट है पीटीडी 2016 के अंदर के 9,36,311 रुपए आमदन थी। मैं 9,36,000 कह रहा हूँ, इसको ऐड करके 50 लाख के करीब बनाएगी। वो केस लड़ा इन्होंने और वापस 9,36,000 रुपए इनकी आमदन आई थी। तो कौम के सामने ये वो बातें हैं। और अब चूंकि नैब इनके हाथों की मुंतखब है, चेयरमैन नैब इनके हाथों में, आपको हुदैबिया भी याद होना चाहिए कि उसकी भी अपील दायर नहीं। इट्स अ वेरी फिट केस फॉर एन अपील। यानी अब नैब अपील फाइल करता है या नहीं करता है, ये देखेंगे हम। और क्या वो अपील करता है, हाफ हार्टेडली करता है या वाकई अपील करता है। तो नैब का इदारा तो हमेशा से ऐसे ही रहा है ना जज साहब। जब हम बात करते हैं जी पॉलिटिकली इसको यूज किया जाता है, तो फिर वो लोग कर रहे होते हैं, वो नहीं मानते ना, फिर होता यही है। अच्छा ये बताएं कि अब जो आज बात की गई मियां साहब की वापसी की, इस आज की सूरत हाल के बाद आपको क्या लग रहा है, मियां साहब की वापसी कितनी आसान हो गई है? अच्छा देखिए, दिन में ख्वाब देखने तो अच्छा है, बात हमने करनी है कानूनी। कानूनी ये है कि नवाज शरीफ को एक केस नहीं 2 केसों में सजा हुई है। मैं फिर बता दूं, एवनफील्ड में 10 साल और अल अजीजिया में 7 साल, फिर जुर्माना भी हुआ है। ये तो एक एवनफील्ड का केस है ना, एवनफील्ड का मरियम का केस और है, मियां नवाज शरीफ का केस और है। और चूंकि एब्सकॉन्डर भी हैं, और यहाँ जो एक अजीब सी फिलॉसफी बता रहे हैं कि जनाब अपना प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी। किस बात की प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी? फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, एब्सकॉन्डर है, यहाँ सस्पेंशन होनी होती है। लेकिन वो तो बड़े रिलैक्स है ना। आप कानून बताएं ना सर, आप कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर वो रिलैक्स है, उनको लगता है कि इतना मुश्किल नहीं होगा मियां साहब को वापस लाना और तमाम केसेस से निकालना। देखिए वो तो वजह ना कि नैब उनकी अपनी है। नैब ने जैसे आज प्रोसिक्यूटर पेश नहीं किया, नैब तो यही करेगा ना। नैब तो जैसे मरियम का पासपोर्ट देने का कह दिया। सवाल ये है कि इसमें प्रोटेक्टिव बेल को मिल सकती है। कानून बड़ा क्लियर है, कन्विक्टेड को कभी प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिलती है। बेल प्रोटेक्टिव उसको मिलती है कि जो भी जिसका ट्रायल अभी कंक्लूड ना हुआ हो। ये तो जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करेंगे, इन्हें जेल जाना पड़ेगा, जेल में वक्त गुजारना पड़ेगा इन्हें, और अडयाला जेल होगी या कोट लखपत जेल होगी। फिर ये अपनी अपील रिवाइवल की दरखास्त देंगे। अच्छा। सबसे पहला काम होगा एब्सकॉन्डेंस क्लियर करानी है, जो इश्तिहारी इनको अदालत ने डिक्लेयर किया है। हाँ। अदालत पहले इसका एब्सकॉन्डेंस क्लियर करेगी, फिर अपील मेन फिक्स करेगी। जब तक ये जेल में ही रहेंगे, याद रखिएगा, तब तक ये जेल में ही रहेंगे। और उसके बाद ठीक है, बरी होने का अगर हक बनता हो तो एवनफील्ड है, उसके बाद अल अजीजिया भी पड़ा हुआ है। तो ये इतना आसान काम, यानी मैं जैसे बता ना, दिन में ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन सर आपको पता है ना अजहर साहब, हमारे मुल्क में अशराफिया के ख्वाब दिन में पूरे हो जाते हैं ना। एक गरीब आदमी के, एक आम आदमी के तो पूरे नहीं होते हैं ना, दिन में क्या रात में भी नहीं होते। मैं फिर वो शेर दोबारा पढ़ता हूँ आपकी आसानी की। उसी का शहर, मुद्दई वही मुद्दई, वही मुनसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। या हमारे से मुराद अवाम है, अवाम के हवाले से बात आती है, और ये एक इंप्रेशन अच्छा नहीं आ रहा। देखिए ये दौरे निजाम के हवाले से इंप्रेशन अच्छा नहीं आ रहा, हर एक को पता है। और आप ये बातें जिस तरह कर रहे हैं, देखिए कोई हर्ज नहीं है, इंसाफ हर एक को मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना, पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां डिक्लेयर की, वो मेरी से आप खत का आपको याद नहीं है, इन प्रॉपर्टी का कहते थे कत्ती खत से खरीदी है। प्रॉपर्टी इनकी अपनी है, अरबों रुपए की है, ओनरशिप मान चुके हैं, बेनिफिशियल ओनरशिप। आपको हसन नवाज का इंटरव्यू याद होगा, जिसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जाते हैं, इसकी बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम नवाज है। ये वो हकायक है। और ये मैं और बात बताता चलूंगा आपको, बड़ी मजेदार बात आप लोगों के लिए। मैं इस केस में प्रोसिक्यूटर मुझे तैनात किया था। अच्छा। मेरा नोटिफिकेशन आज तक विड्रॉ नहीं हुआ, इन्होंने विड्रॉ नहीं किया, लेकिन मुझे पेश नहीं होने दिया इन लोगों ने, जो कोई भी है यहाँ।
यानी मुझे मैं प्यार, आज तो मैं बात करूंगा, आज तो मैं बात बताऊंगा, मैं रिकॉर्ड की बात बताऊंगा। सही पॉइंट एक। अच्छा मीर साहब, अब देखें एक तरफ तो ये सारे मामलात हैं, मरियम कह रही हैं जी मियाँ साहब भी अब जल्दी वतन वापस आएंगे, दूसरी तरफ ये ऑडियो लीक्स का मामला चल पड़ा है। ये कुछ अरसे बाद हमारी मुल्की सियासत में ये ऑडियो लीक्स, ये वीडियो लीक्स, ये इसका मकसद क्या होता है? क्या यही मकसद होता है जो हम समझ रहे हैं कि जी असल मामले से, असल मुद्दे से तवज्जो हटाना, या इसके पीछे कोई और ही बड़ी वजह होती है आपके ख्याल में? देखिए अपने ना पिछले 5 से या 7-8 महीनों से। अच्छा अजहर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ सर। ये मीर साहब से एक सवाल मैंने किया है, फिर मैं आपसे कानूनी नुक्ता जानती हूँ इसका। पॉइंट टेकन जी मीर साहब। देखिए लीक तो हमारे पाकिस्तान में हर जगह है, डैम लीक है, बंद लीक है, दरिया लीक है, यू नो ये सारे लीक है। यहाँ तो ऑडियो वीडियो जो आपने कहा है, यहाँ तो हर जगह लीक ही लीक है। द क्वेश्चन इज कि हम हर चीज पे सियासत कर रहे हैं। ये जो फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो, ये जो आ गया आपके पास साइबर लीक, हमारी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, इतनी वीक हो गई है फ्रॉम ऑल एंगल्स कि हम आवाम की बात करते ही नहीं है। छोटी सी कोई एक वीडियो निकल आती है, उस पर 1 महीना तबसरे, उस पर और ऑडियो निकल आती है 1 महीना उस पर। आवाम की जो बात आपके शोज में या बाकी शोज में करनी है, वो तो बात ही कहीं गुम जाती। सही बात। आप इस वक्त रेस्क्यू मोड के अंदर हैं, आप रेस्क्यू मोड के अंदर है। रिहैबिलिटेशन तो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। आपको अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। आपकी महंगाई कितनी है, बाय द वे दुनिया में $90 का हो गया है। आपके पेट्रोल की कीमत हुई है, लेट्स सी $60 क्या करते हैं। बट द क्वेश्चन इज क्या हम बहस किस चीज की कर रहे हैं? सुनी सुनाई बात आपको ये और ये भी आपको बता दूं, ऑडियो के आप ये लीक्स की बात कर रही हैं आप, हाउ डू यू नो कि दे आर ऑल ऑथेंटिक? हाउ डू यू नो कि एडिटेड नहीं है? हाउ डू यू नो कि ये प्लांटेड नहीं है? 100 GB अगर का आपके पास डेटा है, ये तो बड़ी लंबी प्लानिंग है। और कितनी GITs बनी है सर, लोगों के कत्ल पे GIT बनी, सानिया मॉडल टाउन पर GIT बनी, अब एक GIT का मुतालबा इस पर भी है। सुमैया, जहां GITs बनती हैं, that is a depiction of complete failure of your organizations, of your system. Right. जब GIT बननी शुरू होती हैं और भाई आप इधर उधर से लाके इन्वेस्टिगेट कराएंगे, आर दे केपेबल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग? ये तो आपको फॉर एग्जांपल पुलिस का मैटर है जो आपने मॉडल टाउन का जिक्र किया, ये तो पुलिस की एक रिपोर्ट बननी चाहिए। GIT ले आते हैं, इसमें मिसट्रस्ट है, इसमें इनकॉम्पिटेंस है और इसमें लैक ऑफ नॉलेज है ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। ये पुलिस कर सकती है, लेकिन पुलिस पे भी आपका एतबार कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस की जो हरकतें हमने, सो बेसिकली ऑल अराउंड हम एक फेलियर को एक टांका पट्टी लगा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। खुदा के लिए सिस्टम्स को तकड़ा करो, खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचो। कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे सर, अपना सोच रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। इवन सियासत भी सिर्फ अपने लिए होती है, अपनी जात के लिए होती है। तो मैं अजहर साहब से भी एक टेक ले लूँ, मुझे ब्रेक लेना है। अजहर साहब मुझे बताइएगा कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है, जिसमें एक कमेटी बन गई, अब वो कहा जा रहा है कि जो साइफर वाली जो ऑडियो थी इमरान खान की, उस पर GIT बनाई जाएगी। ये क्या चक्कर, किस चक्कर पे लगा दिया आवाम को कि इस पर GIT बनाएं, उस पर कमेटियां बनाएं? क्या हासिल होगा इससे? एक बात तो ये ज़हन में समझिएगा जी, वो एक समझनी बहुत जरूरी है कि ये टाइमिंग, यानी ये जो जितना अरसे का ये सारा कुछ है, ये आज ही क्यों रिकॉर्ड पे आ रहा है? और फिर एक और बड़ा अहम सवाल आपके सामने रखता हूँ, इमरान खान की चुन के सिर्फ साइफर वाली क्यों रिकॉर्ड पे लेकर आए? मरियम नवाज की अगर आई वो शो करने के लिए, नवाज शरीफ की शो करने के लिए, और सिर्फ दिखाने के लिए आप कुछ चंद चीजें शो कर दी कि जनाब ऐसा ऐसा है, लेकिन असल बात समझना है, ये ऑडियो लीक्स के पीछे बहुत बड़े किरदार वो ही होंगे जो डॉन लीक की। डॉन लीक मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा, मेरी बात ये रिकॉर्ड में रखिएगा। यहाँ इस स्टेज के ऊपर अभी क्या था कि इमरान खान का बयानिया किसी ना किसी तरह से ये दफन करना चाहते थे, आवाज मारने के लिए तैयार नहीं। आप जितनी मर्जी इस तरह की ऑडियो और देखिए वजह क्या है। ठीक है, ये समझने की बात है कि वक्त, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये की जाती हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, आपका भी, पीजे मीर साहब आपका भी वक्त का बहुत शुक्रिया सर। ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे किसान इत्तेहाद के एहतजाज की। किसान अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर हैं और इस्लामाबाद में धरना दे रखा है और उनका ये कहना है कि अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। जो एक राउंड था मुज़ाकरात का वो नहीं हो सका, उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। एक और राउंड अभी मुज़ाकरात का जो खबरें हैं वो चल रहा है और लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। मुतालबात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसान अपने जो मुतालबात लेकर आए हैं वो यही हैं कि जो बिजली है वो इतनी महंगी कर दी गई है कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ना सिर्फ बिजली बल्कि डीजल महंगा होने की वजह से उनको किसानों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, ज़ाहिर रकम उनको उतनी नहीं मिलती जितना उनकी रकम खर्च होती है। फिर उनका ये कहना है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं तो वो अपनी गंदम की काश्त कैसे करेंगे। ये सारे मुताबिक बैठे हुए हैं किसानों ब्लू एरिया में ही उन्होंने धरना दिया। और पहले इस धरने की सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अल्लाह दत्ता हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद हम इस सूरत हाल में बात करेंगे। अल्लाह दत्ता, मुझे बताइएगा कि एक मुज़ाकरात का दौर हुआ था लेकिन उसमें नाकामी हुई, अभी क्या एक और दौर हो रहा है या फिर वो भी नाकाम हो चुका है? खबरें क्या हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात का एक पहला दौर हुआ था जो नाकाम हो गया तारिक बशीर चीमा के साथ। इनके चेयरमैन खालिद बाट का कहना था कि हमने राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, जिस वजह से ये लोग वापस आ गए थे। लेकिन कुछ देर बाद डीसी इस्लामाबाद की तरफ से इनको दोबारा कॉल की गई और राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात के लिए इनको दोबारा बुला लिया गया। अब इनकी क़यादत खालिद बाट की सरबराही में दोबारा राना सनाउल्लाह के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी तक मुज़ाकरात का सिलसिला इनका जारी है। इन्होंने राना सनाउल्लाह के सामने अपने मुतालबात रखे हैं कि बिजली, खाद और बीज इनकी जितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, डीजल की कीमतें जितनी बढ़ चुकी हैं, किसानों की प्रोडक्शन ऑफ कास्ट भी पूरी नहीं हो रही। ये मुतालबात उन्होंने किसानों के सामने रखे हैं। जो एक हफ्ता पहले जो किसान आए थे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, उनके भी यही मुतालबात थे। उनकी भी राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात हुए थे और उन्होंने भी इनके सामने यही अपने मुतालबात रखे थे। आज जो किसान इस्लामाबाद में इधर इस वक्त ब्लू एरिया में एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं, इनके भी यही मुतालबात हैं और इनके मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं। लेकिन किसानों का यही कहना है कि जब तक हमारे मुज़ाकरात तस्लीम नहीं किए जाते हम आगे डी चौक की तरफ तो बढ़ेंगे लेकिन वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान इत्तेहाद ने भी पिछले हफ्ते ऐसे ही एक एहतजाज किया था, तो हमें ज्वाइन करें खालिद महमूद खोखर। अल्लाह दत्ता आप भी हमारे साथ रहिए क्योंकि हम ज़ाहिर किसान के दो धड़े तो हुए हैं लेकिन मुतालबात दोनों के ही सेम है। तो खालिद महमूद खोखर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उनको हम वेलकम करते हैं। खालिद साहब, ज़ाहिर आप लोग भी यही मुतालबात लेके सड़कों पर आए थे, क्या ये खबर सच है कि आप लोग एक दफ़ा फिर दोबारा आप लोगों ने सड़कों पर आने का ऐलान किया है? आप लोग एक बार फिर एहतजाज करेंगे? बहुत मेहरबानी। पहली बात तो यह है कि हम तमाम किसान एक हैं। अच्छा, पाकिस्तान का काश्तकार जहां भी है, वो किसी पार्टी में है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, लेकिन अगर वो काश्तकार है तो वो एक ही है। हम सब हमारा आपस में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे और तमाम किसानों के मुतालबात एक है। और हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि पाकिस्तान की ज़राअत को मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा यह है कि हमें दुनिया के साथ, रीजन के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। अब एक इंडियन काश्तकार को जिस रेट पे इनपुट्स मिलते हैं हमें उस रेट पे नहीं मिलते। वहां पे यूरिया पाकिस्तानी रुपीज में कुछ 650 रुपए का हमें मिलता है 2600 का। वहाँ DAP पाकिस्तानी रुपीज में 3000 की हमें मिल रही है 14700 रुपए की। वहाँ बिजली मुफ्त है इंडियन काश्तकार को, इंडियन जो पंजाब के काश्तकार उसको फ्री है डेली 8 घंटे। बाकी उनका 65 पैसे पर यूनिट है, हमारा 35-36 रुपए यूनिट हमें पड़ रहा है। इस तरह वो रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी जो सब्सिडी है इंडिया काश्तकार को जो मिलती है वो 140 अरब डॉलर सब्सिडी है। पाकिस्तान में ना होने के बराबर सब्सिडी है ही नहीं है। अच्छा, ये ज्यादा मसाइल आए हैं, सॉरी टू कट यू, मैं चाहूंगी जरा आप थोड़ा सा वजाहत कर दें। किसानों के ज्यादा मसाइल कब से आना शुरू हुए हैं? कितना ज्यादा अरसा हो गया है कि ये जो आप लोगों को हर चीज में ज़ाहिर हर चीज का रेट बढ़ गया है और आप लोगों को हुकूमत सब्सिडी नहीं दे रही, ये कितना अरसा हुआ है इस चीज को? पहली चीज तो मैं आपको अर्ज करूं कि जब से पाकिस्तान बना है हुकूमती कहीं भी तरजीहात में ज़राअत नहीं रही, कभी भी। मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, हमने ज़राअत के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। आज यही वजह है कि हम 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। हम ज़रूरी मुल्क कहलवाते हैं कि हम ज़रूरी मुल्क हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जमीन का बड़ा खूबसूरत टुकड़ा दिया, जहाँ दरिया भी है, पहाड़ भी है, मैदानी जमीन भी है, समंदर भी है। यानी कि दुनिया की तमाम नेमतें हमारे पास है, एक सही नीयत नहीं है हमारे पास।
हमने इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर के जीडीपी का 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है। हमने रिसर्च के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई खर्च नहीं किया। हम दुनिया से रिसर्च से पीछे हैं। फिर हमारा काश्तकार के पास दुनिया के साथ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, काश्तकार को कुछ सपोर्ट नहीं कोई करता। फिर यहाँ पे फसलों की सपोर्ट प्राइस नहीं है, काश्तकार को ये पता नहीं होता कि मैं आज ये फसल लेके जा रहा हूँ मंडी में, मुझे क्या रेट मिलेगा। सुबह और रेट होता है, दोपहर और होता है, शाम को और होता है। मैं यहाँ तक कहूँगा यहाँ पर तो काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। हमने जाके अगर प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद, हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हमने आज तक गमला नहीं तोड़ा, हमने आज तक एक पत्ता नहीं तोड़ा। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने जो हमारे पास साथ सलूक किया कि हमारे चारों तरफ से कॉर्डन करके हमारा वहां पे पानी रोक बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, हर चीज बंद कर दी, हमारे लिए तो करबला बना दी थी इन्होंने। बहरहाल हम दोबारा जो काश्तकार हमारे भाई वहां बैठे हैं उनकी सपोर्ट के लिए मैं कल सुबह आप ये कह रहे हैं कल सुबह आप उनकी सपोर्ट के लिए फिर जा रहे हैं। चले दोबारा मैं जाती हूँ, हमारे नुमाइंदे लतिता हमारे साथ। लतिता, अभी आपने सुना कि जो सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, वो कह रहे हैं कि हम अभी दोबारा से अपने किसान भाइयों के लिए जो एहतजाज में बैठे हुए हैं, हम सुबह उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ एहतजाज करेंगे। यहाँ जो मौजूद किसान आपके साथ खड़े हैं, आप जरा ये कि जो इनसे गुफ्तगू की गई है, इनसे जो बात की गई, मुज़ाकरात किए गए, वो क्या किए गए, और जो मुश्किलात पहले हुई थी किसानों को, क्या वो मुश्किलात इनके लिए भी हैं कि पानी बंद कर दिया गया, इनके लिए चीज़ें बंद कर दी गई? यहाँ पर 2 से 3 दिन हो गए धरना देके बैठे हैं। किसान इत्तेहाद के उनके फोकल पर्सन ने कुछ देर पहले हमें बताया कि वो भी इन किसानों के साथ एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, चूँकि जितने भी किसान हैं इनके एक ही मुतालबात हैं। जो पाकिस्तान भर के किसान उनके साथ भी आए थे, आज भी किसान पाकिस्तान भर से इनके साथ आए हुए हैं। बताइएगा जी, क्या मुश्किलात हैं आप लोगों को? एक तो इधर आप लोगों का पानी बंद कर दिया गया, आप एक जायज़ मुतालबात लेकर आए कि बिजली महंगी की गई है, खाद महंगी है, किसान की प्रोटेक्शन ऑफ कास्ट पूरी नहीं हो रही, तो हुकूमत मुतालबात सुन नहीं रही, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा बोल न्यूज़ का कि इन्होंने किसानों के एहतजाज को फुल कवरेज दी है, और हर वक्त हर लम्हा जो है ना इनको इन्होंने किसानों का साथ दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा। दूसरा सर ये है कि मैं तहसील पतोकी से किसान इत्तेहाद का सदर हूँ, रेहान अकबर मेरा नाम है। हम इधर मुतालबात लेके आए हैं, एक तो खाद के रेट बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा बिजली के बिल इतने ज़्यादा आए हैं, हम ट्यूबवेल चलाने के भी काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जो बिल हमें 30,000 आता था वो अब 1.5 लाख के करीब आ रहा है। टैक्सेस की भरमार कर दी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। खुदा इनसे हमारी जान छुड़ा दे तो हम खुशी का इजहार करेंगे। बाकी हमारे पास हम परसों से ठीक है। लतिता वहाँ पर मौजूद किसानों के साथ हैं नाज़रीन, और वहाँ पे जो उनकी मुश्किलात हैं वो क्यों निकले हैं, वो कोई शौक़ से तो नहीं निकले रोड्स पर। और खालिद महमूद खोखर साहब, यही आप लोगों का एहतजाज है तमाम किसानों का। ये आपने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है कभी हमारे हुकूक हमें दिए ही नहीं गए, कभी काश्तकारों की, किसानों की परेशानियों को समझा नहीं गया। क्या कभी किसी दौर हुकूमत समझा नहीं गया? क्योंकि हर हुकूमत ही दावा करती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे वो PTI की हुकूमत रही हो, पीपल्स पार्टी हो, कि हमने सबसे ज़्यादा किसानों के लिए काम किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी हुकूमत ने हमारे लिए काम नहीं किया आज तक। देखिए जी, अगर कोई हुकूमत काम करती तो हम आज हर चीज बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते। आज देखो ना, हम गंदम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, कपास इम्पोर्ट करते हैं, दालें इम्पोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़ी खूबसूरत जमीन दी है, हमारे पास सब कुछ है। मैंने पहले भी आपका एक नियत की कमी है, हमने कोशिश नहीं की, काविश नहीं की। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना ली है, लेटेस्ट मशीनरी दुनिया के पास आ गई है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो वो पुराना तरीकेकार पे आज भी काश कर रहे हैं। लेकिन हमने अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो पाकिस्तानी काश्तकार को दुनिया के काश्तकार के साथ हम पल्ला बनाना होगा। आज मैं आपको अर्ज करूं कि हम बैलेंस यूज फर्टिलाइजर नहीं करते, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा कीमत है कि हम बैलेंस यूज फर्टिलाइजर नहीं कर सकते। अब मैं आपको अर्ज करूं, अभी हमें खाद के बारे में कहा गया कि गिरदावरी सिस्टम पे खाद मिलेगी, डिजिटल गिरदावरी। जो डिजिटल गिरदावरी टोटल फेक है, टोटल फेक है वो। यानी मास फैसले ऐसे किए जाते हैं कि काश्तकार को जलील करने के लिए। मैंने तभी कहा है कि हमारे तो मुतालबा यही है कि हमारे कारोबार को बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जाए। शॉर्टली बता दीजिएगा कि ये जो एक तो खाद की ब्लैक में फरोख्त हो रही है,
दूसरे जो आप लोगों की ज़राई ज़मीनें हैं उनकी फ़रोख्त पर आप कह रहे हैं कि पाबंदी लगाई जाए। तीसरा सबसे अहम मुतालबा जो है वो आपका वो है कि जी किसानों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएं। इस पर कोई बात तो कभी हुकूमत से हुई होगी ना, चाहे वो चले 5-6 महीने पहले आई हुकूमत हो या फिर PTI का पिछला ये दौर हो, तो बात तो कोई हुई होगी इस पर। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरे अलावा कभी किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं की। मैं हर मीटिंग का हिस्सा हूँ जी, हर कमेटी का मैं हिस्सा हूँ। मैंने हर जगह पे आवाज बुलंद की कि जो हमारे यहाँ कॉलोनीज बन रही हैं, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, अब मुल्तान हमारे तमाम आम के बाद जगह पे कॉलोनीज बन रही है, दुनिया ऊपर जा रही है, हम इस तरह फैल रहे हैं। ये हमने सबसे पहले सुल्फ किया, अपनी जमीन को खत्म कर रहे हैं। हम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, जमीन को कम कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है। सही। दूसरा ये है कि हम रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बिल्कुल ही। हमारी पैदावार दुनिया से बहुत कम है। आप इंडियन काश्तकार को देख लें तो इंडियन पंजाब में गंदम की ऑन एवरेज पैदावार को 60 मन है, हमारी 30 मन है। ये भी एक वजह है, क्योंकि हमने रिसर्च नहीं की। दूसरा ये है कि हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकते, कि दुनिया में पोटाश का, फास्फोरस खादों का ज्यादा इस्तेमाल है, हम कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी है। पाकिस्तान में यहाँ सब्सिडी नहीं है। पूरी दुनिया में जो ज़राअत है वो सब्सिडाइज है, पूरी दुनिया में। कोई मुल्क ऐसा नहीं जो बगैर सब्सिडी के ज़राअत को चला रहा हो। यहाँ पर ज़राअत को बिल्कुल आखिर पे फेंका जाता है, बिल्कुल बजट में भी, हर जगह पे। हत्ता के हमारी जो फेडरल मिनिस्ट्री है उसके पास कोई अख्तियार नहीं होता। अगर उसको फाइनेंस, इंडस्ट्री, पावर और कॉमर्स सपोर्ट न करे, वो मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल वो करेगा। फिर यह है कि हमारे यहाँ जितनी मीटिंग्स होती है, जो कुछ होता है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमें नजर आता है कि वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राअत के शोबे पर कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की। बहुत शुक्रिया आपका। सदर पाकिस्तान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे खालिद महमूद साहब, सूरत हाल पे बात कर रहे थे। अलबत्ता आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि हम कब तक चीज़ों को इम्पोर्ट कराते रहेंगे जबकि हमारा मुल्क एक वाकई ज़राई मुल्क है। अगर हम तवज्जो दें तो बहुत कुछ हम यहीं से ही हासिल कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो दीगर इशूज़ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, बात करेंगे डेंगू की, और डेंगू जो कि मुल्क में एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब तक मुल्क भर में जो केसेस हैं, मजमूई तादाद उनकी हो गई है 7,728। कई अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और कई सूबों में, कई शहरों में जो सूरत हाल है डेंगू की वो बड़ी तशवीशनाक हो गई है। क्यों ये दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है? डेंगू तो हर साल आता है, लेकिन इस दफ़ा एक वबा की सूरत क्यों इख्तियार कर गया? क्या डेंगू ताकतवर हो गया है या इसकी कोई और वजूहत हैं? इस पर हम बात करेंगे। ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये तो डेंगू ज़ाहिर एक मौसम में भी होती है कि सूरत हाल है, अगर और मच्छर की अफजाइश होती है, उसके लिए स्प्रे भी किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में, गलियों में। इस दफ़ा अगर मुल्क भर में डेंगू बेकाबू हो गया और वबा की सूरत इख्तियार कर गया, सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, डेंगू इस वक्त 138 ममालिक में मौजूद है और किसी मुल्क में ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया हो जहाँ इसने कदम रखा है। इसलिए इसका एरेडिकेट करना तो शायद पॉसिबल ना हो, ना सिंगापुर के लिए है, ना मलेशिया के लिए, ना इन मुल्कों के लिए, और इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी ये एक हकीकत है और ये रहेगी हमारी ज़िंदगियों में और हमारे बाद में आने वाली जो पौधे हैं उनकी भी ज़िंदगी में। जाहिर है कि इसको कम किया जा सकता है, बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और हम इस वक्त 95% मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और सफाई निस्फ अमान है हमारा, आधा ईमान सफाई है। और अगर वो सफाई हमारे ज़िंदगियों में आ जाए तो फिर इस पे काबू पाया जा सकता है। इसको सिर्फ सफाई से ही रोका जा सकता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो गली हो, घर के अंदर, बाहर, छत के ऊपर, चाहे वो वाटर टैंक हो जिसके ऊपर ढकना ही नहीं होगा, या ऊपर कबाड़ खाना बना हो आपके छत पे, या जहाँ पे टायर्स वगैरह इकट्ठे हुए हों, खासकर पुराने, उनको जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहाँ इसकी ब्रीडिंग होगी। इसी तरह स्कूलों में, फैक्ट्रीज में और हॉस्पिटल्स में, इनमें सफाई सुथराई रहेगी, फिर इसको रोका जा सकता है। और इसमें
लोगों का बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब वो शऊर हम दे देंगे बच्चों को कि जो उन्होंने चिप्स खाई है या कोई जूस पिया है तो उसका जो रैपर है या डिब्बा है खाली, वो यूं लूजली नहीं फेंकना, उसको डस्टबिन ढूंढ के उसमें फेंकना है, तो फिर इस पे काबू पाया जा सकता है। सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, लेकिन आप जानते हैं मुल्क के बेशतर जो सूबे हैं वहाँ पर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त, तो क्या सैलाब भी एक वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, सैलाब क्या, वो सैलाब में ज़ाहिर है गंदगी है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बहुत सारे हमारे सूबों में और बहुत सारे इलाकों में। और जाहिर है कि वहाँ जौहड़, हर जगह जगह पानी खड़ा है, जौहड़ हैं वहाँ पे। जब इतना बड़ा जौहड़ हो तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि आप उसको भर दें मिट्टी से, जिसको हम सोर्स रिडक्शन कहते हैं, या सीमेंट। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल वहाँ मुमकिन है। तो वहाँ अगर एक स्पेशल किस्म की मछली होती है गप्पी फिश, अच्छा। वो फिश को जब छोड़ते हैं जी, वो फिश इसकी लार्वी खा जाती है और वो कोई इतना महंगा भी नहीं है और उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो उनके बच्चे जो ऑलरेडी खांसी बलगम में मुब्तला हैं, फ्लू में मुब्तला हैं, उनके लिए एक और अजियत बन जाएगी। स्प्रे फॉगिंग नहीं करनी चाहिए, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, क्योंकि स्प्रे से और फॉगिंग से ये जो मच्छर हैं, ये फीमेल एडीज इजिप्शियाई, वो 70 से 80% रेजिस्टेंट हो चुके हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल इन एरियाज में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसका नामो निशान भी नहीं हम देख रहे। उम्मीद करता हूं कि ये बोल के प्रोग्राम के बाद कोई हिलजुल हो और ये गप्पी फिश इधर बहुत इजीली बहुत ही आपने एक इंफॉर्मेशन दी है हमारे नाजरीन के लिए भी, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि गप्पी फिश जो कि एक बड़ा अच्छा इसका इलाज है कि इसके ये लार्वे को भी खा जाती है, तो क्या हमारी हुकूमतों को ये मालूमात नहीं थी कि उन्होंने नहीं वहाँ पर पानी में डाली ये गप्पी फिश? देखें, हुकूमत किसका नाम है? हुकूमत पॉलिटिशियन का नाम है या ब्यूरोक्रेट का नाम है? सही बात है। और उनको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन वो आसानी से मुझे, मेरे जैसे एक हकीर डॉक्टर को, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट को, किसी को भी फ़ोन करके ये देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट पड़ेगी उनको। तो आई विश एंड प्रे कि वो लोगों की तकलीफ ख़त्म करने के लिए, उनकी जानें बचाने के लिए ये एफर्ट करें। तो इसलिए देखें, ये टेक्निकल चीज़ें हैं और ये टेक्निकल कमेटीज़ बननी चाहिए, टेक्निकल कमेटीज़ को एम्पावर करना चाहिए और उनको इन चीज़ों का पूछना चाहिए। पॉलिटिशियन यही समझें या ब्यूरोक्रेट ये समझें, तो डॉक्टर भी सबसे वही हैं, सबसे अच्छे लीडर भी वही हैं, तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए दुनिया जहान ने इसको काबू किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि चलें, अगर आप इसको एरेडिकेट नहीं कर सकते, जो मैंने कहा है कोई मुल्क नहीं कर सका, तो दूसरी अच्छी चीज़ ये होगी जो आप कर सकते हैं कि इस डेंगू से किसी को मरना नहीं चाहिए। अगर डेंगू से है तो ये क्रिमिनलिटी है, क्योंकि ये डेंगू एक बिल्कुल बेजरर बीमारी है। ये डेंगू से तब मरते हैं, 5 लोग सिंध में मर गए, 10 लोग इधर मर गए, ये बिल्कुल गलत है। उनकी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेंगू का बर वक्त तशखीस हो जाए, बर वक्त इलाज आ जाए, तो डेंगू का मरीज जो हमारे पास स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे आता है, उसको चल के जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या ये बेहतर ना हो डॉक्टर साहब, मैं आपके तवज्जुह से और आपकी उससे मैं चाहूंगी कि कम से कम डेंगू का जो टेस्ट है हुकूमत उसको ही मुफ्त कर दे, वो मुफ्त टेस्ट करवाए जाएं, ताकि लोग, क्योंकि टेस्ट की इतनी ज़्यादा कीमत होती है कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि डेंगू से अगर अमवात हो रही हैं तो एक क्रिमिनल एक्ट है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि लोग डेंगू से मर क्यों रहे हैं, क्योंकि इतना ये ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या सूरत हाल को किस तरह टेकअप करती है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।